तो स्वागत है गाइस आपका इस लेक्चर में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि हिस्ट्री का एक लेक्चर है। चैप्टर 1। हिस्ट्री बहुत लोगों को पसंद नहीं है दोस्तों, लेकिन इस बार हमने सोचा है कुछ यूनिक वे से आपको हिस्ट्री जो आपके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सके। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को एंड तक देखना है दोस्तों, और स्किप ना करें प्लीज़। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंस एकेडमी लेकर आ चुका है पंच तत्व बैच, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अभी के अभी, और वो भी बिना किसी एडमिशन चार्जेस के। और आपको देना होगा सिर्फ मंथली 800 रुपीज़, जिसमें आपको मिलेगा साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी जैसे क्लासेस। तो वेट किस बात के कर रहे हैं, ज्वाइन कीजिए अभी। तो कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों 14 जुलाई 1789 से। जी हाँ, इस डेट को आपको याद रख लेना है, अपने दिमाग में फिट कर लेना है दोस्तों। 14 जुलाई 1789 को ऐसा क्या हुआ था पेरिस में। लोगों के बीच में एक र्यूमर फैला था, मतलब अफवाह फैली थी कि किंग जो है, हमारे जो उस वक्त के किंग थे लुइस 16, वो अपने आर्मी को, अपने ट्रूप्स को भेजने वाले हैं सिटी पे, और लोगों के ऊपर ओपन फायर करने वाले, एक तरह का हमला करने वाले हैं। तो लोग बहुत डर गए थे, और 7,000 मेन और वेमेन गैदर हो चुके थे टाउन हॉल के आसपास। और उन्होंने अपना एक मिलिटिया बनाया था, अपना मिलिट्री फोर्स बना लिया था मानो। और वो लोग ब्रेकआउट कर चुके थे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर इन सर्च ऑफ आर्म्स, मतलब हथियार के खोज में लोग भी घुस गए थे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर। तो 14 जुलाई को सारे जो लोग थे वो लोग घुस गए थे कहाँ पर, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, हथियार के लिए, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि लुइस 16 उन पे हमला करने वाला है। और 100 लोगों से भी ज़्यादा लोग ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में गए, जहाँ पर फोर्ट्रेस प्रिजन है, यानी कि द बेस्टाइल, मतलब एक तरह का जेल है। ठीक है, वहाँ पे वो लोग एमयू के लिए गए, एमओ यानी कि हथियार, बुलेट्स वगैरह के लिए गए, जहाँ पे उन्हें गोलियाँ मिल सके। तो गोलियों की खोज में वो लोग वहाँ पहुँचे, और वहाँ पे उन्होंने बेस्टाइल के जो कमांडर थे उनको मार डाला, और प्रिजनर्स को यानी कैदियों को भी रिलीज कर दिया। मतलब जितने कैदी थे वहाँ पे 7 ही कैदी थे, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि वहाँ पे सिर्फ 7 कैदी थे। उन 7 कैदी को रिलीज कर दिया गया, क्योंकि वहाँ के जो कैदी थे वो भी बहुत हेट करते थे बेस्टाइल को, क्योंकि उनको भी पता था कि बेस्टाइल मतलब बहुत ही जुल्मी है। किंग का मतलब डिस्पोटिक रूल चलता है, जुल्मी रूल चलता है, अनफेयर रूल चलता है। और उसके बाद वहाँ पे उस मतलब बेस्टाइल को तोड़ के उसकी ईंट को बेच दिया गया। एक एक ईंट तक को बाजार में बेच दिया गया इस डिस्ट्रक्शन को याद रखने के लिए। और ये जो रियॉट जो चल रहा है, ये जो लड़ाई जो चल रही है, ये पेरिस और कंट्री साइड में भी चल रहा है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ब्रेड का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, इसके लिए भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब जो प्रोटेस्ट चालू कहाँ से हुआ, अगर टाइम में हम थोड़ा पीछे जाए, टाइम मशीन में आओ दोस्तों, बैठते हैं और चलते हैं टाइम में थोड़ा और पीछे, 1789 से भी पीछे चलते हैं, और पता करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ऐसा क्या कर दिया था फ्रांस के किंग ने जो लोगों को ये सब करना पड़ गया। भाई अच्छे वाले लोग थे, ये सब क्यों कर रहे हैं ये लोग, ये जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए डोरेमोन के साथ। बहुत लंबी जर्नी थी। फाइनली हम पहुंच चुके हैं 1774 में, जहां पर लुइस 16 जो है बार्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको मिल चुका है थ्रोन, और वो बन चुके हैं फ्रांस के किंग। वो सिर्फ 20 साल के हैं, और उनकी शादी हो गई है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनीट से। और क्या हुआ कि जो न्यू किंग है, राजा जो है, उनको एम्प्टी ट्रेजर मिला, यानी खजाना खाली, मतलब खजाना ही नहीं था ट्रेजर में। ठीक है, कुछ खजाना नहीं मिला। तो और क्या था, फाइनेंशियल कंडीशंस जो थी बहुत ही बुरी हालत में थी, क्योंकि वॉर वगैरह में बहुत सारे जो पैसे जो होते हैं ना वो खर्च हो जाते हैं। तो कॉस्टिंग मेंटेनेंस जो खर्चा था वो फ्रांस नहीं उठा पा रही थी, राजा बना दिया था लेकिन खाली तिजोरी के साथ। और फ्रांस ने वैसे अमेरिकन कॉलोनीज को भी बहुत ज़्यादा मदद किया था इंडिपेंडेंस पाने में, मतलब उनकी हेल्प की थी। भाई क्यों की थी, उनका भी एक कॉमन एनिमी था, ब्रिटेन। ठीक है, तो फ्रांस का एक कॉमन एनिमी था ब्रिटेन, और उनको हराने के लिए उन्होंने इंडिपेंडेंस दिलवाया अमेरिकन कॉलोनीज को। अब भाई इससे क्या हुआ, इससे इन्होंने मदद तो कर दी, लेकिन क्या हुआ कि वॉर में बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया था। अब बिलियन लीवर डेप भी बढ़ गया था, ऑलरेडी 2 बिलियन लीवर डेप था, यानी कर्ज था, ये वहाँ की करेंसी है लीवर।
इसका प्रोनाउंसिएशन मैं इस तरह से करता हूँ, पता नहीं आप कैसे कर रहे हो, तो लीवर ही मैं बोलता हूँ। चलिए, तो बिलियन लीवर डेप्थ और बढ़ गया था इन सब मदद करने में, और 2 बिलियन का डेप्थ ऑलरेडी था। तो अब ये लोग सोच रहे थे कि भाई अब हम क्या करें, क्योंकि जो लेंडर्स है जो पैसे उधार दे रहे हैं वो 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं लोन पे, और गवर्नमेंट जो है वो खर्च जो बजट है ना वो बना नहीं पा रहा है कि हमारी कंट्री को हम चलाए तो कैसे चलाए। तो इसलिए अब कंट्री ने डिसाइड किया कुछ नियम में बदलाव लाने का, एक अलग टैक्स सिस्टम बनाने का, क्योंकि ये जो बजट है वो संभाल नहीं पा रहा था। हमारा जो नया बच्चा है लुइस 16, वो संभाल नहीं पा रहा था, किंग जो है। तो देखा जाए, अगर मजाक से भी हम देखते हैं तो लुइस 16 ने शादी की, और ये शादी के बाद अपने लोगों की बर्बादी कर दी। मतलब एक लड़की के कारण उनको इतना सारा टैक्स भरना पड़ गया लोगों को वहाँ के। तो मतलब बेचारा, मतलब वहाँ फ्रांस के लोग का मोए मोए हो गया वहाँ पर। तो मोए 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 मोए, क्योंकि इतने ज़्यादा टैक्स भरना अब फ्रांस के लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था, और ये चीज़ हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो क्योंकि फ्रांस का जो गवर्नमेंट ऑफिस था, यूनिवर्सिटीज़ थी, और बहुत सारे मैंने एक्सपेंसेस लग रहे थे, चाहे कोर्ट हो या आर्मी में हो, तो इन सब का मतलब जो बजट है वो बहुत डिसाइड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसलिए फ्रांस को डिवाइड कर दिया गया 3 ई स्टेट्स में। ये 3 ई स्टेट्स कौन कौन सी है? एक था क्लर्जी, एक था नोबिलिटी, और एक था कॉमन पीपल का, जिसमें बड़े बिजनेसमैन से लेके छोटे छोटे लेबर भी आते हैं। तो बात करते हैं क्लर्जी के। क्लर्जी वो है जो चर्च से जुड़े हुए लोग होते हैं, ठीक है, कुछ रिलीजियस एस्पेक्ट्स करते हैं, चर्च के लिए काम करते हैं, उनको क्लर्जी बोला गया है। नोबिलिटी यानी कि जो राजा के खानदानी लोग होते हैं, या फिर नोबल सिटीजन्स वहाँ के नामी लोग, तो उनको छोड़कर टैक्स कौन भरेगा? टैक्स क्लर्जी भी नहीं भरेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चर्च से है। भाई नोबिलिटी भी नहीं भरेंगे, क्योंकि ये हमारे लोग हैं, हमारे लोग हैं। और भरेगा कौन? अरे भाई आम इंसान भरेगा, हमेशा यही भरते हैं, तो ये आम इंसान टैक्स भरेंगे। और फ्रांस में क्या था? पहले फ्यूडल सिस्टम चलता था। अब अपन बताते हैं फ्यूडल सिस्टम क्या था। फ्यूडल सिस्टम मतलब लोग जहाँ काम करते थे, और रहने के काम करने के बदले उनको घर मिलता था रहने के लिए। तो कुछ इस तरह से सिस्टम चलता था। अब उन लोगों के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ गया कि भाई एक तो पैसे नहीं है, रहने के लिए घर मिल रहा था, अब उस बंदे से मैं पैसा मांगूं, तो मतलब होता है ना कि मैं काम कर रहा हूँ और उसके बदले मेरे को रहने के लिए घर मिल रहा है, ठीक है, और शायद कुछ पैसे भी मिल रहे हो, लेकिन क्या वो पैसे सफिशिएंट है टैक्स भरने के लिए? क्या मैं उन पैसों से इतना ज़्यादा टैक्स भर पाऊंगा? तो ये जो फ्यूडल सिस्टम जो चल रहा था, इस पे एक सवाल आ रहा था, क्वेश्चन मार्क आ रहा था कि भाई अब ये लोग कैसे सरवाइव करेंगे। तो पीजेंट्स जो थे वो 90% पॉपुलेशन में मौजूद थे, और बहुत कम लोगों के पास ही खुद का ज़मीन था जहाँ पे वो खेती वगैरह कर सकते हैं। 60% लैंड जो था वो नोबल्स के द्वारा ओन किया गया था, कुछ चर्चेस के थे, और कुछ रिचर मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट का था, जो अमीर लोग थे थर्ड स्टेट के। लेकिन फ़ायदा क्या था हुआ इससे? फ़ायदा तो उठा रहे थे क्लर्जी और नोबिलिटी, है ना, क्योंकि इन्हें ही फ़ायदा मिल रहा था, क्योंकि इन्हें टैक्स नहीं भरना पड़ा था। और नोबिलिटी तो हद पार कर दिए जब वो अपना घर का काम भी करवाने लग गए थर्ड स्टेट से, और फ्यूडल सिस्टम के नाम पे, जो मैंने अभी समझाया, फ्यूडल सिस्टम के नाम पे घर का काम करवाने लगे, फील्ड वर्क कराने लगे, आर्मी में सर्विस करने का काम करवाने लग गए, और रास्ते बनाने तक का काम भी उनसे ही करवा रहे थे। और चर्च वालों ने तो हद पार कर दी, इन्होंने भी तिथि बनाया, तिथिस, और इसके अनुसार उन्होंने बोला कि चर्च में भी टैक्स पे करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर आपको देना पड़ेगा। तो टैक्स कौन दे रहा है? थर्ड स्टेट ही दे रहा है। तो 1/10 ऑफ टैक्स, 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो भी उनको दे देना पड़ेगा। खेती भी कर रहे हैं उसमें से 1/10 वो दे दे रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स आया जो स्टेट को पे करना पड़ेगा, जिसका नाम था टैली, ठीक है। तो या फिर टाइल बोल दे, अब जैसा बोलना है, तो ये आया। ये टैक्स के अनुसार आपको डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा स्टेट को, और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे कि सॉल्ट पे, नमक पे भी टैक्स लग गया, टोबैको पे भी टैक्स लग गया, अब नशा भी नहीं कर पा रहा है कोई, टैक्स लग गया। तो ये जो सारा जो जिम्मा था टैक्स पे करने का, अकेले थर्ड स्टेट ही पे कर रहा था। तो यहाँ पर आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आदमी बैठा है जो कि एक नोबल है, और ये जो है ये पीजेंट है।
ठीक है। और एक कहावत है ना, द मोर डेविल हैज़ द मोर ही वांट्स, मतलब डेविल के पास जितना है, डेविल और चाहता है। ठीक है, जितना आपके पास है उससे वो संतुष्ट नहीं है, उसे और चाहिए। तो यहाँ पे जो नोबल मैन है, ही इज़ द स्पाइडर एंड द पीजेंट इज़ द फ्लाई। यहाँ पे जो नोबल है वो एक स्पाइडर है, एक शिकार है, शिकारी है, और वो अपने शिकारी को ढूंढ रहा है। और उसका शिकारी कौन, शिकार कौन है? शिकार है उसका पीजेंट है, आम इंसान उसके शिकार है। और ये शिकारी और शिकार के बीच की मतलब जो इमेज है वो क्रिएट किया गया है, इसमें बताया जा रहा है। क्वेश्चन अगर आता है इस इमेज को दिखाकर तो आप कह सकते हैं भाई एक शिकारी है तो एक शिकार, द मोर डेविल हैज़ द मोर डेविल वांट्स। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों शुरू हुई स्ट्रगल टू सरवाइव। जो पॉपुलेशन था फ्रांस का वो बढ़ गया था 23 मिलियन से 28 मिलियन तक में 1715 से 1789 तक में। और रैपिड इंक्रीज ऑफ डिमांड बढ़ गया था फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन। जो ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन था वो अप टू द मार्क हो नहीं पा रहा था, मतलब रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर नहीं पा रहा था। तो लोग उन्हें मतलब बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे वहाँ पे। जो वर्कर्स थे वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं था, जो लेबर्स थे उनको काम भी ठीक से नहीं मिल रहा था। मोस्ट वर्कर्स वेर एम्प्लॉयड एज लेबर, ज़्यादातर वर्कर्स जो थे लेबर थे, किसी वर्कशॉप में कुछ फिक्स वेजेस में काम कर रहे थे। और प्राइजेस इतना ज़्यादा हाई हो जा रहा था, तो ये जो गैप था बिटवीन रिच एंड पुअर ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। वोर्स कंडीशन हो चुका था, हार्वेस्टिंग ख़राब हो चुकी थी, क्राइसिस हो गया था, सबसिस्टेंस क्राइसिस हुआ था। तो ये सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है? ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन है जहाँ पर मतलब लोग अपने लाइवलीहुड को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं लार्ज नंबर पे। मतलब खाने तक का भी मतलब खाने तक के लिए भी मतलब उनके पास मतलब लाचार है बेचारे, कि खाना भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है उनको, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको। तो ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे, वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाएंगे, इसलिए जल्दी जल्दी इसको हम शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। और इसलिए हमने इस चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और ये पहला पार्ट है, इसके बाद और 3 पार्ट्स है जो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हो। और तो इसमें क्या हुआ कि 18th सेंचुरी ने विटनेस किया सबसे बड़ा एमरजेंस सोशल ग्रुप्स में, जो कि मिडिल क्लास फॉर्मेशन हुआ। यहाँ से शुरुआत हुई मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास कैसे काम कर रहा था? वो ट्रेड कर रहा था, मैन्युफैक्चर कर रहा था, गुड्स को सप्लाई कर रहा था अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग सोसाइटी में। वुलन, सिल्क, टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट हुआ। ठीक है, सोसाइटी में लोग थोड़े मतलब रिचर बनने लगे, जो इन एडिशनल टू द मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स द थर्ड ई स्टेट जो थे उनमें इंक्लूडेड थे प्रोफेशंस वाले लोग भी थे, प्रोफेशनल्स थे, जैसे कि लॉयर्स थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे। और इनका मानना ये था, क्योंकि ये लोग बहुत एडुकेटेड लोग थे, और इनका मानना ये था सोसाइटी प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी को प्रिविलेज तब देना चाहिए उनके कर्मों से, उनके मेरिट से। आप अगर अच्छा करते हो तो आप हाई क्लास कहलाओगे, अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए खुद कुछ प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, तो आप हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते। तो एक होता है ना मानसिकता, हमारे आज के टाइम पे अमीर कौन है? वो सोसाइटी के अनुसार अमीर है, वो इसके अनुसार नहीं, बाई बर्थ वो ऐसा नहीं है कि वो भाई इस धर्म में जन्म लिया है या इस कास्ट में जन्म लिया है तो वो उसको हम ऐसा ट्रीट करेंगे, उसको हम प्रीमियम वो होता है ना एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट, उस तरह का ट्रीटमेंट देंगे। ऐसा नहीं देना है भाई, हमें सबको इक्वल लेके चलना है। जो अच्छा कर्म करेगा वो अच्छा पाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। ठीक है, सबके लिए नियम सेम होगा। ठीक है, उसके बाद क्या था कि ये जो आइडिया था फ्रीडम का, इक्वल लॉज का, लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का, ये रखा गया फिलोसोफर्स के द्वारा, जैसे कि जॉन लोकी एंड जीन जैक रूसो के। इसमें लिखा गया, ये लोग फिलोसफर्स इन्होंने लिखा है द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। और और एक और किताब थी द स्पिरिट ऑफ लॉज, जो कि मॉन्टेस्की के द्वारा प्रपोज किया गया था, जिसमें पावर डिवीजन के बारे में बताया गया था, गवर्नमेंट के बारे में बताया गया था, डेमोक्रेसी के बारे में समझाया गया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी के बारे में समझाया गया था। वहीं पे पिछले किताब में बताया गया था मोनार्की और उसके गलत कर्मों के बारे में, उनके जो पावर्स है वो किस तरह से फ़ायदा उठा रहे, इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, तो उसके बाद आइए देखते हैं दिस मॉडल जो था गवर्नमेंट का, जब दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए आफ्टर द 13
कॉलोनी डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। और जो 13 कॉलोनीज जो थे उनको इंडिपेंडेंस मिला था, उसके बाद यही लॉ चालू हुआ था वहाँ पे अमेरिका में भी, ठीक है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन थी वो ग्रांटेड करती थी कुछ इंडिविजुअल राइट्स। और अब फ्रांस के लोग भी बोल रहे हैं भाई तुमने अमेरिका को, यहाँ इन जो 13 कॉलोनीज हैं उनको ब्रिटेन से आज़ादी दिलाई है ना, अब हमें खुद से आज़ादी दिला दो भाई, चल जाओ भाई, हो गया तुम्हारा, बहुत हो गया, तुम निकलो और हमें यही राइट दिला दो। तो एक तरीके से हो गया क्या, लुइस 16 ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। नहीं नहीं, मजाक से हटके। तो आइए टॉपिक पे वापस आ जाते हैं कि अमेरिकन कॉलोनीज को जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोवाइड की गई थी, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था जहाँ पे एक लेजिस्लेटिव थे, एग्जीक्यूटिव थे, जुडिशियरी थी। ये क्या होते हैं ये सिविक्स में हम लोग पढ़ लेंगे, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि एक लॉ बनाता है, एक लिखता है, एक उसको एग्जीक्यूट करता है कि ये लॉ मतलब हमारे जो राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर ये सही है तो ये जज के पास जाता है और जज अपना फाइनल डिसीजन देता है। इन शॉर्ट मैंने बताया, बहुत वास्ट टॉपिक है ये एक्सप्लेन करने के लिए। तो पॉलिटिकल थिंकर्स जो थे फ्रांस में वो भी यही चाहते थे कि अब भाई फ्रांस को ज़रूरत है डेमोक्रेसी की, हटाओ ये गुंडागर्दी जो चला रहा है लुइस 16, इन सबको ख़त्म करो और लेकर आओ डेमोक्रेसी, ठीक है। और जो आइडिया था फिलोसफर्स का ये पूरा डिस्कस हुआ हर सलून में, हर कॉफ़ी हाउसेस में, और फैल गया, मतलब एकदम बुक किताबों न्यूज़पेपर्स में पूरा एकदम से फैल गया। और ये मतलब बेनिफिट बना लोगों के लिए, ग्रुप्स फॉर्म हुए थे, ठीक है। दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट, जो रीड और राइट नहीं कर पाते उन तक भी खबर पहुंच गई। और द न्यूज़ दैट लुइस 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट generated anger and protest against the system of privilege। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लुइस 16 ने जो प्लान किया था टैक्सेस को लेकर, वो मतलब एकदम से लोगों के सामने पूरा उसका ये बोलते हैं ना भजिया पाला हो गया। मतलब जो कर रहे थे वो अपने, मतलब लोग प्रोटेस्ट करने लगे उसके अगेंस्ट कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर लुइस 16 फंस गया कि भाई लोग अब प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं, नारेबाजी पे उतर आए हैं कि अब टैक्सेस को ख़त्म करना है, लोग अपनी मांगे पूरी करने के लिए कह रहे हैं, हमारी मांगे पूरी की जाए, ये कह रहे हैं, लोगों की आवाज़ें आ रही हैं लुइस 16 तक। तो कहीं पे कुछ मिस आउट किया हो मैंने, या फिर अगर कहीं पे कोई गलती हो छोटी मोटी, तो भाई समझ के माफ़ कर देना। और नहीं भी किया तो क्या, वीडियो तो अपलोड हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में आप हमसे सवाल पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। मैं हूँ आदि और अब विदा लेता हूँ मैं इस वीडियो से। आप लोग देख रहे हैं लर्निंग एक्सपीरियंस एकेडमी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सब्सक्राइब द चैनल और लाइक कर दो, कमेंट बॉक्स पे आओ, थोड़ा मस्ती करते हैं।